चलो कहां तक पढ़ लिया बेटा हमने? क्वेश्चन किया था ना? हाँ ठीक है, और भी क्वेश्चन करना है, लेकिन हमें टॉपिक क्या करना है, थोड़ा सा देखना है एक्सेल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। जब मैं ये बोलूं कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या करना पढ़ना है, तो उसके ऐसा नहीं मानना है कि कोई अलग सा टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ मोशन का ही पार्ट है, बस यहां पे टर्म्स थोड़े से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने आप में कोई अलग टॉपिक नहीं है। तो अगला टॉपिक हमें क्या करना है, लिखना है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगने हैं जो हमने क्या किया है, पहले पढ़े हुए, राइट। जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया है, पहले पढ़ा हुआ, वही यहां पे क्या करना है, एज इट इज लगना है। तो समझो बेटा, कुछ टर्म्स यहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है, जिससे हिंट मिलेगा कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, राइट। कई हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो उसको हिंट चाहिए हमें कि उनको सॉल्व कैसे करना है। तो कुछ टर्म्स याद रखना है। मान लो मैंने बोला कि हम क्या है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, या ऐसी जगह पे हैं, या ऐसे सिस्टम में है जो खुद किस में है, रेस्ट में है। तो मैंने तुमसे बोल दिया कि मैं क्या हूं, एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं। बिल्डिंग क्या है, रेस्ट में। तो पहला केस ले रहा हूं मैं, केस 1, व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट। एग्जाम्पल, हम एक इमारत के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर क्या है, खड़े। अब वहां से खड़े होके हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं। तो जब भी तुम क्या करो, इस तरह का वर्ड देखो कि कहीं पे वर्ड लिखा है ड्रॉप या रिलीज्ड, तो ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर कहीं पे वर्ड लिखा है ड्रॉप या रिलीज किया है, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 0। इसी तरह से अगर वर्ड लिखा है क्या, थ्रोन, राइट, थ्रो किया है, थ्रोन है वर्ड, या फिर फेंका हुआ है इस तरह से, तो अगर कभी इस तरह से होगा तो यह ध्यान रखना है, ऐसे पर्टिकुलर केस में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0, फिर जितने से थ्रो किया वो देखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो किया है कि ऊपर थ्रो किया है, जिधर थ्रो किया उसके हिसाब से हम इसका साइन और इसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, लेंगे। बट हमेशा क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे वर्ड ड्रॉप या रिलीज लिखा है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगा। ये टर्म रट नहीं लेना है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारा सिस्टम किस में हो, रेस्ट में हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके ऊपर हम खड़े हैं वो खुद मोशन करें। तो सेकंड हम ले रहे हैं, व्हेन अ सिस्टम इज इन मोशन, राइट। हमने ऐसा मान लिया कि भाई जो हमारा सिस्टम है वो किसमें है, मोशन में। एग्जाम्पल, मान लो हम एक बलून में हैं और बलून क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो एक बलून है, बलून के ऊपर हम खड़े हुए हैं, और जो बलून है वो 2 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मैंने वहां पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है जिसको मैंने बोला, मैंने उसको क्या किया, रिलीज किया है या ड्रॉप किया है। तो जरूर सुन के ऐसा लग रहा है कि सर हमने क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया है या रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। बट इस पर्टिकुलर केस में इनिशियल वेलोसिटी 0। हम उस बलून में खड़े हैं, बलून 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ साथ 2 मीटर पर सेकंड से, और मेरे साथ साथ वो ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। जिस टाइम पे मैं रिलीज करूंगा उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे, फिर वो नीचे गिरना शुरू होगा। तो अगर ऐसे पर्टिकुलर केसेस में वर्ड भले लिख दे क्या, ड्रॉप्ड या रिलीज, ऐसे पर्टिकुलर केस में भले वर्ड क्या करे, ड्रॉप या रिलीज लिखे, उसके बावजूद इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी है, बल्कि क्या लेना है, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। फिर चाहे वो वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। जब तक हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, ये वेलोसिटी या तो ऊपर या तो नीचे रहेगा, तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम या अपोजिट डायरेक्शन होगा और पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि भाई मैं एक ट्रेन में हूं, ट्रेन क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहां से मैंने एक पार्टिकल को क्या किया है, रिलीज किया है। अब अगर मैं किसी ट्रेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा हूं, तो ट्रेन के साथ साथ मैं भी तो मूव कर रहा हूं, मेरे साथ साथ ये भी मूव कर रहा है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, भले मैं क्या वर्ड यूज करूं, ड्रॉप या रिलीज। इनिशियल वेलोसिटी इसका हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, वो इसको नीचे लाना चाहेगा, जिसकी वजह से इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, राइट, पैराबोलिक। और ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, पाथ हमेशा कैसा होगा, पैराबोलिक। ये इस तरह से क्या करेगा, जाएगा।
क्लियर है ये? तो अगर कभी टर्म इस तरह का यूज कर ले, ड्रॉप या रिलीज, तो तुम्हें देखना है सिस्टम मोशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तब तो जीरो, पर है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। अब आता है कि सर अगर थ्रोन वर्ड यूज किया है, राइट, हम बलून में है, हम नीचे थ्रो कर रहे हैं, ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में रिलेटिव मोशन का क्या लगेगा, यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। सिंस रिलेटिव मोशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसको डिस्कस करने में हमें टाइम लगेगा, इस वाले पार्ट को अभी नहीं, मैं रिलेटिव मोशन में क्या करूंगा समझा दूंगा कि भाई अगर हम ऊपर जा रहे हैं, हमने पार्टिकल ऊपर थ्रो किया, हम ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल नीचे थ्रो किया, हालांकि तुम समझ पा रहे हो कि सर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी में थ्रो करेंगे तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, पर फिर भी इसके कई अलग अलग टाइप के केसेस हो सकते हैं, इसलिए मैं अभी वहां पे डिस्कस नहीं कर रहा। इसी पॉइंट को मुझे क्या करना था, बताना था, जिसमें तुम्हें क्या करना है, केयरफुल रहना है। अगला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थोड़े से मॉडिफाइड हो जाते हैं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे रहेंगे वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, हल्के से मॉडिफाई हो जाएंगे, बेस्ड ऑन कि पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर थ्रो किया है या ऊपर से नीचे थ्रो किया है। मान लो मैंने बोला कि अगेन मैं यहां पे पहला केस ले रहा, व्हेन a particle is thrown downward, particle is thrown downward। तो अगर मान लो मैंने क्या किया है, पार्टिकल को नीचे की तरफ थ्रो किया है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक तरीके से क्या है, राइट, पॉजिटिव है, या मैं बोल सकता हूं एक्सीलरेशन। क्या ये एक्सीलरेशन? ऐसे में अगर मैं तीनों इक्वेशन लिखना चाहूं तो पहला इक्वेशन मेरा हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, बस एक ही जगह पे g। सेकेंड हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इंग्लिश के लेटर बदल देने से क्वेश्चन नहीं बदलता, इक्वेशन बिल्कुल सेम है, कहीं भी ऐसा नहीं कि जहां पे जीटी होना चाहिए तो वहां पे जीटी स्क्वायर कर दिया, जीटी क्यूब बाई 3 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन में कोई चेंज, सिर्फ इंग्लिश का लेटर बदल दिया है, ए एस की जगह पे एच, राइट, इस तरह से। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे पास कुछ नए इक्वेशन आ गए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में सीखा है। अगर मान लो मैंने बोला कि एक पार्टिकल को मैंने क्या किया है, ऊपर थ्रो किया है, तो हमने लिखा व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड। तो अगर मान लो मैंने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी हो गया ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही रहेगा। अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारे पास, वो उस मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा एक तरीके से। वो जाना चाह रहा है ऊपर, पर वो लग रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। तो अब ये एक्सीलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन की तरह वर्क करेगा, जिसे हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। एक्सीलरेशन माइनस में तो रिटार्डेशन, या रिटार्डेशन है तो माइनस में, दोनों चीजें ट्रू है ना। अब हम इसे लेंगे क्या, माइनस में, जिसकी वजह से हमारे जो तीनों इक्वेशन वो थोड़े से बदल जाएंगे। पहला हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, मैंने ऑलरेडी यहां पे माइनस साइन लगा दिया है, ये इंडिकेट करने के लिए कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में है या रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है। सॉल्व करते समय वापस से यहां पे जी की वैल्यू -10 मत ले लेना कि सर रिटार्डेशन है तो यहां पे हमने -10 रख दिया। माइनस और माइनस रखोगे तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसमें रिटार्डेशन मान के साइन का यूज कर लिया है। अगर साइन का यूज कर लिया गया है तो तुम्हें यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करना है, मैग्नीट्यूड पुट करना है। अगर नहीं पुट किया होता, साइन नहीं पुट करते, तो तुम मैग्नीट्यूड को विद साइन क्या करते, यूज करते। ऐसा पूरे फिजिक्स में ट्रू रहेगा, राइट। ऑप्टिक्स वगैरह भी अगर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और अगर वहां पे तुमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस का साइन यूज कर लिया है तो आंसर सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, और अगर यूज नहीं किया है तो आंसर विद साइन आएगा। दोनों ही चीजें क्लियर है ये। मान लो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल लिया और उस पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे से ऊपर फेंका। जैसे मैं इसे नीचे से ऊपर फेंकूंगा, वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, उससे भी बिल्कुल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो पाथ बिल्कुल इस तरह से होता है, लेकिन सिर्फ समझने के पर्पज से मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं, राइट। अपवर्ड मुझे अलग दिखे और डाउनवर्ड अलग दिखे, पर ध्यान रखना ऐसा होता नहीं है, राइट। ऐसे जाएगा, इसी में वापस आएगा, मैं सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, है ना।
मुझे ये देखना है कि अगर मैंने किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका है तो पहले नीचे से पूरे ऊपर तक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। मुझे इसमें हर एक पॉइंट का पोस्टमार्टम करके देख लेना है। पोस्टमार्टम कहने का मतलब है कि भैया कहां पे कितना टाइम लगा, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, किस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी, ये हर चीज मुझे क्या करना है, देखना है। और पूरा इक्वेशन लिख के देखना है कि किस टाइप से हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले क्या करना है, समझना, उसके बाद नोट करना है। पहले समझ लो अच्छे तरीके से। मान लो मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। यहां से मैंने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से क्या किया, ऊपर थ्रो किया, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, राइट। और उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होगा, और मान लो नीचे आया और टकराया कितने से, v वेलोसिटी से। मैंने इसको थ्रो किया था u वेलोसिटी से, ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0, और फिर ये नीचे गिरना शुरू हुआ, इस तरह से गिरा है। इसको मैंने दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट मैंने बोल दिया कंप्लीट अपवर्ड मोशन का है, और ये क्या है, कंप्लीट डाउनवर्ड मोशन का है, राइट। ये अपवर्ड मोशन, ये डाउनवर्ड मोशन। मैंने मान लिया कि भाई इसकी जो टोटल हाइट है वो क्या है, h। अब वो चाहे अपवर्ड मोशन की बात करो चाहे डाउनवर्ड की बात करो, हाइट तो उतनी रहेगी, h हाइट तक गया। मैंने ये भी मान लिया कि इसको ऊपर जाने में t1 टाइम लगा, और नीचे आने में लेट्स से कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। तो मैंने ये भी कंसीडर कर लिया कि ऊपर जाने में इसको t1 और नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है, t2। ये हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब पहले मैं सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मोशन की क्या कर रहा, बात कर रहा। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा। मैं ये भूल जा रहा कि ये कंप्लीट मोशन है। मैं ऐसे मान रहा कि अपवर्ड वाला पार्ट ये एक अलग मोशन है, और सिर्फ डाउनवर्ड वाला पार्ट ये अपने आप में क्या है, एक अलग मोशन है। क्लियर है ये? इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। और इनके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाह रहा। तो सबसे पहले मैं यहां पे देख रहा हूं फॉर अपवर्ड मोशन, राइट, फॉर अपवर्ड मोशन। अगर हम अपवर्ड मोशन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगा, फाइनल वेलोसिटी, राइट, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, u, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, हाइट कितना, टाइम कितना लगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा या रिटार्डेशन की तरह, रिटार्डेशन, मतलब हम उसको लेंगे माइनस में। अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं। पहला इक्वेशन होता है बेटा v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, इनिशियल u, इसकी जगह लिखेंगे माइनस g, और टाइम लगा t1। जहां से मुझे यह मिला कि t1 इज इक्वल टू कितना है, यह पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है। यह बता रहा है कि इस पार्टिकल को ऊपर जाने में टोटल कितना टाइम लगा, दैट इज u बाई g। ये आ गया। अगला हमारे पास है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। s की जगह पे लिखेंगे h u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। एज ऑफ नाउ ये बहुत कोई जरूरत नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम जो डेरिवेशन या प्रॉपर जो भी चीजें देख रहे हैं उसके लिए इसकी जरूरत उतनी नहीं है, पर हां लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। फिर तीसरा अगर हम क्या करें, लिखें तो तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल कितना, 0, इनिशियल कितना, u स्क्वायर। a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस g, तो यहां लिखेंगे माइनस 2gh। यहां से अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। ये मान लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। ये मुझे बता रहा है कि अगर एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से हमने क्या किया, थ्रो किया, तो उसको वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा वो निकाल सकते हैं किससे, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g से। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ये हो गया सेकंड। तो अपवर्ड मोशन के लिए तीनों ही इक्वेशन हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड मोशन की। तो नेक्स्ट हमने लिखा फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी, अरे बोलो, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल v, टाइम कितना लगा, t2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, रिटार्डेशन की तरह, एक्सेलरेशन की तरह, राइट, वो सपोर्ट कर रहा है, और हाइट कितनी, h। अब मैं तीनों इक्वेशन अगेन लिख रहा। पहले इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा v इक्वल टू u की वैल्यू कितनी, 0 प्लस g t2। तो यहां से मैं t2 निकाल सकता हूं कितना, v बाई g। इतना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अगला इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल टू ut, u कितना, 0 प्लस हाफ
GT², पर टाइम की जगह क्या लिखेंगे, T2, ये लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या होगा, राइट, थर्ड इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² की वैल्यू 0 प्लस 2gh, तो h इज इक्वल टू कितना आया, राइट। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट है, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब समझो बेटा, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 देखूं तो दोनों किसके लिए लिखा हुआ है, हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट, और हाइट तो दोनों सेम ही है। मतलब अगर इक्वेशन नंबर 2 और 4 में लेफ्ट हैंड हाइट लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 4 के बराबर है। और यहां से हमारा पहला कंक्लूजन निकलता है u किसके बराबर होना चाहिए, v के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जिस हाइट से या जिस ग्राउंड से हम किसी पार्टिकल को जितनी वेलोसिटी से क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, वो वापस उतनी ही वेलोसिटी से आगे क्या करेगा, टकराएगा। अरे आ रहा समझ में? अगर एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से हमने थ्रो किया है तो 10 से 9, 8, 7 होते होते जाएगा और कितना हो जाएगा, 0। फिर जब नीचे आएगा तो 0 से 1, 2, 3, 4 आते वापस हाथ में आएगा कितने से, 10 से। याद करो ग्राफ के टाइम पे कुछ ऐसी ही बातें की थी हमने। जब एक ग्राफ ड्रॉ करना था तो इस तरह का हम एग्जांपल लिया था कि 10 से थ्रो किए तो 10, 9, 8, 7 होते हुए 0 और वापस आएगा 0, 1, 2, 3, वापस हाथ में आएगा कितने, 10 से। क्योंकि जितने से थ्रो करेंगे उतने से ही आएगा। ये हमने प्रूफ कर लिया। इसको बताने का, इसको समझाने का एक और हमारे पास पहलू हो सकता है, एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन हमें इसमें देखना है, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मैं बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकता था, बता सकता था कि यहां और यहां की वेलोसिटी क्या है, सेम है, पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, उससे भी आ गया। ये जो आया है इसको हम बहुत एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब है इस जो छोटा सा हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हम यूज करने वाले हैं। इससे मुझे समझ में आ गया कि जो वेलोसिटी यहां पे है वही वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी यहां होनी चाहिए सेम वेलोसिटी यहां होनी चाहिए, राइट। मान लिया यहां अगर v1 है तो यहां भी v1, जो वेलोसिटी यहां होनी चाहिए सेम वेलोसिटी यहां होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, सेम लेवल पे, राइट। सेम लेवल वाली जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। अब इसका फायदा क्या है, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे कि यहां से इतने वेलोसिटी से थ्रो किया है, 10 सेकंड के बाद बताओ यहां पे वेलोसिटी कितनी है, तो तुम इसको छोड़ के चाहो तो इसको निकाल सकते हो कि भाई यहां पे वेलोसिटी कितनी है। अक्सर ये देखा गया है कि अपवर्ड मोशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 स्टेप्स ज्यादा होते हैं, डाउनवर्ड में थोड़ा सा आसान हो जाता है। और डाउनवर्ड में सॉल्व करने का आसान होने का रीजन है इनिशियल वेलोसिटी 0 का होना, सिर्फ डाउनवर्ड की बात करें तो इस चीज को हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। यहां का अगर निकालना है तो हम इसको छोड़ के इसको निकाल लेते हैं और बोलते हैं सेम हाइट पे तो वेलोसिटी क्या आएगी, सेम रहेगी। इसका एक और एक्सप्लेनेशन अभी देना बचा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, वो मैं भी बताऊंगा। ये क्लियर है, ठीक। अब जब मुझे ये समझ में आ गया कि u और v सेम है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 पे भी ध्यान दे रहा। इक्वेशन नंबर 1 में u/g है, यहां पे v/g है, इसको भी मैं चाहूं तो u/g लिख सकता हूं। तो इससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि भाई इक्वेशन नंबर 1 बराबर होना चाहिए किसके, 3 के, राइट। एक के राइट हैंड साइड पे u/g, दूसरे के राइट हैंड साइड पे v/g, u और v सेम है तो t1 और t2 भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से अगला कंक्लूजन जो हमारा निकला वो आया t1 इज इक्वल टू t2। इसका मतलब यह हुआ कि जो टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन है, राइट, जो टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन है वो किसके बराबर है, टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन। मतलब यह हुआ कि जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में भी लगता है। अगेन इस पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं, काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। काफी ज्यादा यूज करने का मतलब है कि अगर ये बोले कि बताओ लास्ट के इतने सेकंड में कितना ऊपर गया, तो तुम इसको ना छोड़, इसको छोड़ के तुम चाहो तो इसको निकाल सकते हो, क्योंकि तुम ये मानोगे कि भाई यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम इसको लगेगा यहां से यहां तक आने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो चाहे मैं इसके लिए बात करूं चाहे इसके लिए बात करूं, टाइम क्या लगना है, सेम लगना है। इसी को हम बहुत ज्यादा क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। जब मुझे समझ में आ गया कि दोनों बराबर है तो मैंने बोला लेट्स से कितना t, जिसको लिख सकते हैं क्या, u/g, जिसको लिखा जा सकता है क्या, u/g। अब u/g तक ऊपर गया है और सेम u/g लगा है कितना, नीचे आने में। जितने टाइम तक कोई पार्टिकल हवा में रहता है
उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम तक कोई पार्टिकल हवा में रहता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टर्म तुमने अभी तक सिर्फ प्रोजेक्टाइल में सुना है, पर हमेशा प्रोजेक्टाइल में हो जरूरी नहीं। कहीं भी जब पार्टिकल को थ्रो किया, चाहे वो प्रोजेक्टाइल पाथ ले चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ ले, जितने टाइम तक वो हवा में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तो अगर मैं यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूं, राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं बोलूंगा टी टाइम ऊपर जाने में, टी टाइम नीचे आने में, मतलब टोटल टाइम 2t। तो याद आएगा कितना? 2u/g। क्लियर है? दो कंक्लूजन, जितने वेलोसिटी से थ्रो करेंगे उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे। ऐसा तब जब एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल, और जब तक फिजिक्स में ना बोला जाए हमेशा 3 रेसिस्टिव फोर्स है उनको नेग्लिजिबल ही मानने हैं। पूरे फिजिक्स में 3 रेसिस्टिव फोर्स कौन कौन से? एयर रेसिस्टेंस, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी नहीं, विस्कस फोर्स बोलेंगे। ये 3 रेसिस्टिव फोर्सेस हैं। ये वो हैं जो हमेशा एनर्जी का लॉस कराते हैं और जनरली मोशन का अपोज करते हैं। मैंने बोला जनरली, क्योंकि वो एक्चुअली मोशन का नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं, बट उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। राइट, ये 3 जब तक इनके बारे में नहीं बोला जाएगा तब तक अपने से कभी भी कंसीडर नहीं करना है। तो ये तब जब ऐसा नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर इनको नेग्लिजिबल ना माने, मान लो एयर रेजिस्टेंस को मान ले एयर रेजिस्टेंस 0 नहीं है, तो इनको कंपेयर करना होता है, जिस पे अभी हम क्या करेंगे बाद में आएंगे, जस्ट इसके बाद। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? राइट, इसको नोट करो बेटा। मतलब जब हमने थ्रो किया है और वापस से वो ग्राउंड को क्या करे, स्ट्राइक करे, या जहां से हमने थ्रो किया वापस वहां तक आए, राइट, उस टाइम, उसमें जो टाइम लगा है वही कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से मैंने एक पार्टिकल को थ्रो किया, ये ऊपर जाएगा, वापस जब मेरे हाथ में आएगा, तो यहां से जाके वापस आने तक में जो टाइम लगा है उसी को हम बोलेंगे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। सीधा सा मतलब है जितने टाइम तक वो हवा में रहे। क्लियर है ये? उसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितने टाइम तक रहा है? स्मॉल टी टाइम तक ऊपर जाने में टाइम लगा है और स्मॉल टी टाइम नीचे आने में। तो टोटल टाइम कितना? 2t। राइट, टोटल टाइम लगा है 2t। और t की वैल्यू अगर हम u/g लिख दे तो टोटल आ जाएगा कितना? 2u/g। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन तुमको थोड़ा सा याद हो, जिनको याद नहीं परेशान नहीं हो रहा, जिनको याद है थोड़ा सा, उनको पता है कि अगर हम एक पार्टिकल को क्या करते हैं, u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो थीटा एंगल पे, यही करते हैं, तो इस वेलोसिटी का मैं क्या कर सकता हूं? 2 कंपोनेंट ले सकता हूं। राइट, इस वेलोसिटी का मैं 2 कंपोनेंट ले सकता हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये क्या है? u है, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट, और ये एंगल कितना? थीटा। तो अगर ये u है तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? इस टाइम पे इसके पास कौन सी वो वेलोसिटी जो ऊपर ले जाना चाहती है? u sin थीटा। तो अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहां पे u नहीं रखूंगा, बल्कि क्या रखना चाहिए? u sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2u sin θ/g। याद आ रहा है? यहां पे पूरा का पूरा वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूला है 2u/g। वहां पे u, ये एंगल थीटा, तो ये हो जा रहा है u cos थीटा, और ये हो जा रहा है u sin थीटा। समझ में आया? तो कौन सी वेलोसिटी जो उसको ऊपर ले जाना चाह रहा है? u sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u sin θ/g। और यहां पे मोशन ऐसे होता है, क्यों? ये वेलोसिटी ऊपर ले जाना चाहता है, ये वेलोसिटी आगे ले जाना चाहता है, तो ये आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, और इस तरह का क्या होता है? मोशन होता है। आया समझ में? यहां पे या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं हम इस चैप्टर में, या तो सिर्फ वर्टिकल देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट देख लिया, अब हम वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगले चैप्टर में दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा और वर्टिकल में मूव करेगा। राइट, तो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ रहा था क्या? 2u sin θ/g। आगे जाके प्रोजेक्टाइल में देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही। क्लियर है ये? है ना? चलो, हमें क्या करना है? यहां पे एक क्वेश्चन लिखना है। हमें यहां पे क्या करना है? एक क्वेश्चन लिखना है। इफ एयर रेसिस्टेंस is not ignored, if air resistance is not ignored, then compare पहला क्वेश्चन, राइट, पहला क्वेश्चन, velocity with which
velocity with which a particle is thrown, velocity with which a particle is thrown, and velocity with which it strikes the ground. Velocity with which it strikes the ground. Right? Second question. Time of upward motion and time of downward motion. Time of upward motion and time of downward motion. देख लिया है ना? तो इन दो फैक्टर्स को तुम्हें क्या करना है कंपेयर करना है जब एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट होगा। और अपने आप में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है ना। एक ट्राई करो, फिर मैं समझा रहा हूं, है ना। क्या बोला हुआ है? U और V को कंपेयर करने के लिए और T1 एंड T2 को कंपेयर करने के लिए चार ऑप्शन रहेंगे। T1 ज्यादा होगा T2 से, T1 कम होगा T2 से, T1 बराबर होगा T2 के, और चौथा रहेगा कि सिंस एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसका हमारे पास फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा रहेगा। ये चार ऑप्शन है, कोशिश करो खुद। ऊपर जाते समय एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोज करेगा, तो ऊपर जाने में वेलोसिटी कम होता जाएगा, नीचे आते समय वो उसकी हेल्प करेगा। रेसिस्टिव फोर्स उसका नाम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि वो हमेशा राइट मोशन का अपोज करता है, हालांकि मोशन का नहीं बेटा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मैं इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा फ्रिक्शन के टाइम पे एज वेल एज रिलेटिव मोशन के टाइम पे भी, राइट। पर मैं बोल सकता हूं कि इन जनरल मोशन का अपोज करता है। मतलब यह है कि तुम गाड़ी चाहे इधर से इधर चलाओ चाहे वापस आओ, जो हवा तुम्हारे फेस पे लगेगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तुमने ये देखा होगा कि मान लो तुम बाल खोल के लहलाते हुए, तो अपने तो बाल ही नहीं हो तो कुछ करने नहीं, बाल खोल के लहलाते गाड़ी ऐसे चलाओ इधर पे, तो बाल पीछे जा रहे होते। क्या तुमने ऐसा देखा है कि तुम वापस और तुम्हारे बाल दर्रिंग की भूतनी की तरह से आगे की तरफ ऐसे लटके हुए हैं ऐसे? जब तुम इधर आ रहे होगे तो भी बाल पीछे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अब जब हम इधर जा रहे थे तो हवा इधर लग रहा था, वो अपोज कर रहा था इधर मोशन, रेसिस्टिव फोर्स इधर लग रहा था। लेकिन जैसे हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने भी डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पार्टिकल नीचे गिरेगा तो रेसिस्टिव फोर्स सपोर्ट नहीं अपोज ही करेगा। ऊपर जाते समय जो फोर्स नीचे लग रहा था उसके नीचे आते समय फोर्स, तुम गाड़ी कैसे भी चला लो हवा बाल पीछे ही उड़ेंगे। अरे आया है ना? अब फिर से सोच के आंसर दे, कोई दिक्कत नहीं। गलत करना है क्या दिक्कत है यार? गलत करना है क्या दिक्कत है? गुड, बढ़िया। क्या बेटा? डाउनवर्ड मोशन में जो टाइम है वो ज्यादा है, क्यों? नहीं ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है ना, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मैं सिर्फ तुम्हारा ओपिनियन देख रहा। इफेक्टिव एक्सीलरेशन घट जाएगा डाउनवर्ड में, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, बढ़िया। मैं उसको वो जो बोल रहा है मैं समझा दूंगा, राइट? मैं समझा दूंगा जो बोलना चाह रहा है, वो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है ना? और देखो समझो, देखो बेटा, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, दोनों बढ़िया क्वेश्चन। मैंने तुमको बोला था कि जो हमने U और V इक्वल करा है और जिसको हमने क्या किया, प्रूफ किया है, जो हमने क्या किया, प्रूफ किया है, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं बोल रहा इन अब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, राइट? मैंने बोला कि जब एयर रेजिस्टेंस अब्सेंट है, जो पहला केस हो, उस टाइम पे जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी होगी, फिलहाल मैं टोटल एनर्जी लिख दे रहा, वो इनिशियल और फाइनल क्या होगा, सेम होगा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। जितना इनिशियल होगा उतना पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, फाइनल। मैं इन दोनों पॉइंट को कंपेयर कर रहा, दोनों ग्राउंड में रखे हुए, तो मैं मान सकता हूं अगर यहां की पोटेंशियल जीरो ली तो यहां भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक इन जनरल टर्म ये हो गया कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान ली कितनी, जीरो। मैं बार बार बोल रहा हूं मान लिया मैंने जीरो, जो कि बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी के क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। फिलहाल मैंने बोला अगर यहां जीरो तो यहां भी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ
कि जितनी शुरू में काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बाद में। जिस काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया है सेम उसी काइनेटिक एनर्जी से आगे क्या करेगा, वो पार्टिकल टकराएगा। तो ऐसा तब हो सकता है जब दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे, मास तो चेंज हो नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, फाइनल वेलोसिटी को, जिसको अभी हमने u = v लिख दिया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इन प्रेजेंस ऑफ, ये हमें निकालना है। ये समझा दिया मैंने उस तरीके से बिना प्रूफ के। इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस। अगर एयर रेसिस्टेंस के प्रेजेंस में हम क्या करें, बात करें, तो बेटा हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करता जाएगा, लूज करता जाएगा। लेकिन जब नीचे आएगा तो भी लॉस ही करेगा। अरे रेसिस्टिव फोर्स का काम ही यही होता है, राइट। ऊपर जा रहा है तो भी वो क्या कराएगा, काइनेटिक एनर्जी लूज कराएगा, और नीचे आते समय भी लूज करेगा। तो सोचो, मान लो 10 जूल था, 10 जूल से लूज करते 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो नीचे जब आया तो बचा 8 जूल। 2 जूल क्या हो गया, लॉस हो गया ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कि भाई जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन नहीं, दोनों सेम लेवल पे है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा किससे, क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी कम होगा किससे, आया समझ में, जितने से थ्रो किया है उतने से वो वापस नहीं आएगा, बल्कि उससे थोड़े कम वेलोसिटी से आएगा। फिर आता है टाइम को कंपेयर करने का। तो अभी तक हमने बोला कि जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में। तो मैं वापस से बोल सकता हूं कि भाई देखो ऐसा है, इन अब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस T1 = था U/G एंड T2 = भी कितना था, दोनों सेम था, राइट। T1 = T2। फिर मैंने बोला इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, T1 T2 को कंपेयर करना है। मैं 3 अलग अलग मेथड से इसको कंपेयर कर सकता हूं। 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो वेलोसिटी बची उससे, राइट। दूसरा, फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी क्या किया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हालांकि हम उतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ रहे। तीसरा तरीका है सिंपल एनएलएम का, कि भैया फोर्स को क्या करो, देखो अपवर्ड मोशन के टाइम पे, ध्यान से देखो, सबसे सिंपल तरीका यही हो जाएगा हमारे लिए। अपवर्ड मोशन के टाइम पे जब पार्टिकल को मैंने क्या किया, ऊपर फेंका है, तो उस टाइम पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, और एयर रेसिस्टेंस की वजह से जो एक्सीलरेशन होगा वो भी नीचे। एयर रेसिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लगेगा नीचे, तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन होगा वो भी किधर आएगा, तो नीचे कितना, ए भी लग रहा है और जी भी लग रहा है, जिसकी वजह से अब हम लिखेंगे T1 = U / G + A। जी ना लिखे बल्कि क्या लिखेंगे, G + A, क्योंकि दोनों नीचे ही लग रहा है। अगर ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी, डाउनवर्ड मोशन की, राइट। तो नीचे की तरफ हमने इसको थ्रो किया है, जी भी नीचे है, बट अब एयर रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स ऊपर लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स ऊपर लगेगा तो उसका एक्सीलरेशन ऊपर लगेगा। ये जो ए हमने लिखा है ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस। जहां फोर्स होगा वहां पे एक्सीलरेशन होगा। अब इफेक्टिव जी कितना बचा, जी - A। तो मैं लिख सकता हूं T2 = U / G - A। ओवरऑल ये क्या हो गया, कम हो गया है, तो T2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, T1 कम है किससे, T2 से। ऊपर जाने में लगा टाइम कम होगा किससे, नीचे आने में लगे टाइम से। और वैसे भी ऊपर जाने में टाइम कम ही लगता है। याद रखने का तरीका क्लियर है। तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ज्यादा बेटर प्रॉब्लम होंगे बेटा, एक न्यूमेरिकल से, ध्यान रखना इसको, है ना, नोट कर लो इनको। क्वेश्चन लिखो एक, a particle is thrown vertically upward, a particle is thrown vertically upward
with initial velocity 50 meter per second. 50 meter per second. Then find the following quantities. Then find the following quantities. पहला, time of upward motion. Time of upward motion. Maximum height achieved by the particle. Maximum height achieved by the particle. तीसरा, time of flight. Time of flight. चौथा, velocity of particle. Velocity of particle 1 second before reaching the maximum height. Velocity of particle 1 second before reaching the maximum height. पांचवा, displacement in last second. Displacement in last second of upward motion. Displacement in last second of upward motion. छठवां, velocity of particle 2 seconds before reaching the maximum height. Velocity of particle 2 seconds before reaching the maximum height. करो, आप समझ लो, सुनो, आप समझ लो। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या है मेथड बता रहा हूँ। कौन सा मेथड कब यूज करना है, कौन सा जल्दी सॉल्व करना है, उस पर फोकस करना है ना। क्वेश्चन ऐसा कोई टफ नहीं है। पहले 3 तो तुमने निकाल लिए होंगे आराम से, राइट। सीधा निकालोगे u बाई जी, 50/10 कितना जाएगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लग रहा है, राइट। u स्क्वायर बाई 2g कितना जाएगा 125 और 2t मतलब 10 सेकेंड। समझ है कि भाई 10 सेकंड तक वो टोटल हवा में था, 5 सेकंड ऊपर जाने में लगा, 5 सेकंड नीचे आने में लगा और टोटल 125 मीटर की उसकी हाइट थी, राइट। u स्क्वायर बाई 2g का फॉर्मूला है, क्लियर है। मेन जो है ऊपर पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी, ऊपर जब पहुंचा है तो लास्ट वाला जो 1 सेकंड है उसमें कितना चला, और ऊपर पहुंचने से ठीक 2 सेकंड पहले की वेलोसिटी। इन पे फोकस करना है। ये मैं थोड़ा रब कर दे रहा, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए, है ना। समझो बेटा, मान लो मैंने क्या किया है, उस पार्टिकल को यहां से क्या किया, थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड से, तो इस तरह से जाएगा और वापस आएगा और वापस टकराएगा कितने से, 50 मीटर पर सेकंड से। तो इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से क्या किया, थ्रो किया है। टोटल कितनी हाइट तक जा रहा है, 125 मीटर तक, और इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी कितनी, 0। ये अपवर्ड मोशन है, ये डाउनवर्ड मोशन है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऊपर जब पहुंचा है उससे ठीक 1 सेकेंड पहले की वेलोसिटी कितनी थी। अब तुम्हारा एक तरीका ये हो सकता है ये बताना कि सर देखिए टोटल उसको ऊपर जाने में लगा कितना, 5 सेकेंड। ये हम बात कर रहे हैं लास्ट का 1 सेकेंड, लास्ट का 1 सेकेंड मतलब ये टाइम कितना हो गया। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यही हुआ। टोटल लगा 5 सेकेंड, 1 सेकेंड पहले मतलब नीचे से 4 सेकेंड के बाद, यही पूछना चाह रहे हैं। तो पहला मेथड बेटा ये हो सकता है, राइट, कि v इक्वल टू क्या लिखें, u माइनस जी टी। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल कितना है 50 माइनस यहां तक जाने में इसको टोटल कितना टाइम लगा 4, तो 4 और g की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 4 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बट इसके लिए तुमने क्या किया, ये निकाला कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। फिलहाल तो मैंने क्वेश्चन दे दिया था,
मान लो ये अपने आप एक इंडिविजुअल क्वेश्चन होता तो तुमको ये निकालना पड़ता ना टोटल कितने टाइम तक ऊपर गया, फिर तुम बोलते यार 5 सेकंड तक गया है, 1 सेकंड पहले मतलब 4 सेकंड के बाद क्या करना निकालना है, तो 2 स्टेप 3 स्टेप फिर भी इन्वॉल्व है। इतना करने की जरूरत भी नहीं थी हमें, इतना करने की जरूरत नहीं थी। तुम कहते हैं कि जो वेलोसिटी यहां की है वही वेलोसिटी यहां की है, यहां से यहां तक जाने में अगर इसको 1 सेकंड लग रहा है तो यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। डाउनवर्ड मोशन सॉल्व करना और आसान है। अब इसमें सब करने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई कितने टाइम तक ऊपर जा रहा था, जितने भी जा रहा होगा लास्ट का 1 सेकंड जितना टाइम लगा है नीचे आने में तो उतना ही टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। अब वो चाहे 2 सेकंड तक ऊपर रहे चाहे 1000 सेकंड तक रहे, कोई मतलब नहीं हमें। और तुम सीधा लिखोगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, राइट। वो वेलोसिटी यहां पे भी होगी, यहां पे वेलोसिटी कितनी, तो v इक्वल टू तुमने लिखा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकंड लगा, तो वेलोसिटी सीधा सीधा कितना आ गया, ये इस तरह से तुम समझ सकते हो। तुम ये छोड़ के कि भाई 5 सेकंड लगा फिर 4 सेकंड के बाद निकाले, लास्ट का 1 सेकंड मतलब शुरू का 1 सेकंड। अपवर्ड मोशन का लास्ट 1 सेकंड का मतलब क्या है, डाउनवर्ड मोशन का इनिशियल। पर तुम्हें इतना भी करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये तक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तुम सीधा इसका आंसर बता सकते हो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का मतलब पता है। अगर मान लो मैंने कहीं पे एक्सेलरेशन लिखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। और अगर इसी तरह से मैंने कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या मतलब है -10 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और इसका मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम करता जाएगा। आया, थोड़ा सा समझो इसको। 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, जैसे ही 1 सेकंड बीता 10 मीटर पर सेकंड कम हो गया, कितना बचा 40, फिर 1 सेकंड बीता कितना 30, 1 सेकंड बीता 20, 1 सेकंड बीता 10 और 1 सेकंड बीता 2, 5 सेकंड हो गए टोटल। 5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पहुंच चुका है कितना 0। अगर अभी ये 0 है और हर सेकंड में वेलोसिटी 10-10 कम हो रही है, समझो हर सेकंड में वेलोसिटी का 10 कम होती जा रही है और अभी 0 है, इसका मतलब 1 सेकंड पहले कितना रहा होगा 10 रहा होगा, तभी तो उस 1 सेकंड में 10 कम होगी कितना होगा 0। भाई अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और 1 घंटे में 0 होने आए, और यही है ना 100 रुपए है 1 घंटे में तुम पूरा 100 रुपए खर्च करने वाले, तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा 0। अब मान लो अभी मैं बोलूं कि तुम हर घंटे 100 रुपए खर्च कर रहे हो और तुम्हारे पास अभी 0 बचा है, तो ठीक 1 घंटे पहले 100 रुपए रहा होगा या नहीं हो रहा, तब तो 1 घंटे में 100 खर्च करके 0 पे पहुंचोगे। ठीक इसी तरह से एक्सेलरेशन का मतलब है, भाई हर सेकंड में 10-10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी कम होता जा रहा है और अब तुम्हारे पास वेलोसिटी कितनी है 0, तो ठीक 1 सेकंड पहले कितनी रही होगी, अरे बोल, उसके 1 सेकंड पहले, उसके 1 सेकंड पहले, उसके 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड पहले। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की जरूरत है ना, इस क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा बोल सकते हो कि भाई पहले 50 था, 1 सेकंड के बाद 40, 1 सेकंड के बाद 30, 1 सेकंड के बाद 20, फिर 10, फिर 0, राइट। हर सेकंड में ये एक कम होता जा रहा है, राइट, 10 कम होता जा रहा है ना। तो यहां पे हो गया -10, यहां हो गया -10, यहां -10, यहां -10, यहां -10, इसलिए 0 हो गया, राइट। इसमें लगा 1 सेकंड, फिर इसमें लगा 1 सेकंड, इसमें लगा 1 सेकंड, इसमें भी 1 सेकंड और इसमें भी, टोटल 5 सेकंड में 0 हुआ है। जब 0 हुआ तो ठीक 1 सेकंड पहले 10 मीटर पर सेकंड रहा, उसके 1 सेकंड पहले, उसके 1 सेकंड पहले। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इररिस्पेक्टिव कि मैंने पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है, अगर उसको 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा है ऊपर जाने में, तो जितना भी टाइम उसको लग जाए, बस 1 से ज्यादा होना चाहिए, जितना भी टाइम लगे उसको, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। मैं इस पार्टिकल को कितने से भी थ्रो करूं, 50 से छोड़ो, मैं 30 से थ्रो करूं, अगर 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो करूंगा तो 1 सेकंड के बाद 20, 1 सेकंड के बाद और 1 सेकंड के बाद 0 से 1 सेकंड पहले कितना था, अरे आया समझ में, सिंपल ऐसे। तुम 35 से थ्रो कर लो, 36 से थ्रो कर लो, कुछ ना कुछ टाइम में जाके 0 होगा कि नहीं होगा, उससे 1 सेकंड पहले कितना रहा होगा 10 ही रहा होगा। बस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। अगर तुम बोलोगे सर 8 मीटर से थ्रो करेंगे तो बेचारा 0.8 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तो 1 सेकंड पहले का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ही यही है, राइट? या एक्सेलरेशन का मतलब ये कि पर सेकंड कितना वेलोसिटी कम या ज्यादा होगा। कितनी भी वेलोसिटी से तुम उसको क्या करो, थ्रो करो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, तो उससे 1 सेकंड पहले 10 रहा होगा, उससे 1 सेकंड पहले 20, उससे 1 सेकंड पहले 30। तो मैंने यहां पे क्वेश्चन बना दिया, राइट? एक इससे अलग क्वेश्चन बना दिया। मैंने बोला मेरे पास एक नया प्लैनेट है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? हर सेकंड में वेलोसिटी यहां पे कितनी चेंज होगी? 6 मीटर पर सेकंड। मैंने इस प्लेनेट में एक पार्टिकल को थ्रो किया, राइट? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उससे 1 सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 6 मीटर पर सेकंड। उससे 1 सेकंड पहले, उससे 1 सेकंड पहले। यही तो कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, राइट? क्योंकि अगर यहां पे मैं पार्टिकल को ऊपर थ्रो करूं तो यही हो जाएगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम होती जाएगी। 1 सेकंड में 6 कम हुआ, फिर 1 सेकंड में कम हुआ और पहुंच गया 0। अगर 0 है तो 1 सेकंड पहले 6 मीटर पर सेकंड रहा होगा, उसके 1 सेकंड पहले 12 मीटर पर सेकंड। अरे आया समझ में? तो अगर मैं यहां पे बोल दूं मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी? 0, तो ठीक उससे 1 सेकंड पहले कितनी रही होगी? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक उससे एक पहले, राइट? ये 1 सेकंड का गैप, ये 1 सेकंड का गैप। आया समझ में? इस तरह से हम कर सकते हैं, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि तुम मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 जो यूज करना चाहो कर सकते हो। तो तीनों ही मेथड लिखना है। तीसरा मेथड बेसिकली क्या है? एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट समझाता है। फिर तुमको इस चीज को नोट करके भी क्या करना है, लिखना है कि हम कितने भी वेलोसिटी से उसको क्या करें, थ्रो करें, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अर्थ की बात हम करें तो, बट हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, या ऊपर जाने में टाइम 1 सेकंड से ज्यादा लगे तब तो तुम बोलोगे 1 सेकंड पहले। समझ में आया? फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी लिखना है कि अगर एक नया प्लैनेट जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, उसके 1 सेकंड पहले 12 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? सिंपल सा ये। एक काम करो जरा जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या था वैसे? डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड। ठीक है, उसको भी बता दे रहा, इसको नोट करो जरा जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड। अब इसको कई अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो तुम, राइट? पहला तुमने दिमाग लगाया कि सर देखिए ऐसा है कि टोटल हाइट कितनी है? 125 है ना। लास्ट के 1 सेकंड में हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है। तो शुरू के 4 सेकंड को मैं हाइट जो भी उसको माइनस कर दूं। मैं सोचो 5 सेकंड में कितनी हाइट? 125। शुरू के 4 सेकंड वाले को हाइट को मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लास्ट का 1 सेकंड मिल जाएगा। यही होगा ना। तो तुमने भी क्या किया, फिर वही दिमाग लगाया इस तरह से, और तुमने बोला कि टोटल 5 सेकंड में 125 मीटर। मैं यहां से शुरू के 4 सेकंड की हाइट को क्या कर दे रहा? माइनस कर दे रहा, तो मुझे लास्ट सेकंड की हाइट मिल जाएगी, है ना। तो पहला मेथड तुमने इस तरह से सोचा कि डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, या हाइट जो भी लिखना चाहो तुम लिखोगे, हाइट इन 5 सेकेंड माइनस हाइट इन 4 सेकेंड। अब 5 सेकेंड में 125 मीटर तुमने निकाला है ऑलरेडी, फिर माइनस शुरू के 4 सेकेंड में कितना, तो लिखोगे यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे आएगा 125 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50, टाइम कितना? 4 सेकेंड, शुरू के 4 सेकेंड में। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस हाफ 10, 4 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास 125, ये हो गया कितना? 200, क्योंकि 50 मल्टीप्लाइड बाई 200, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10, 160 बाई 2, 80, 200 माइनस 80, 120। तो आंसर कितना? 5 मीटर। पर इतना करने की जरूरत थोड़ी नहीं है, क्यों फालतू का झंझट पाल रहे हो। तो ये तो वो तरीका बता दिया जिसमें से तुमने सॉल्व किया है। हाँ यही किया ना? हाँ पता है। ये जो तुमने निकाला ना लास्ट के शुरू के 5 सेकंड में से उसके 4 सेकंड को माइनस कर दिया, भैया यही nth सेकंड का फॉर्मूला है। ये जो तुमने लिखा है वो कुछ नहीं बल्कि क्या है? nth सेकंड, राइट। तो लास्ट वाला सेकंड कौन सा सेकंड है? 5वां सेकंड। टोटल अगर 5 सेकंड तक ऊपर गया है तो अंतिम सेकंड 5वां ही सेकंड होगा ना। तो तुम यहां पे क्या करो, फॉर्मूला लगाओ किसका? S
nth का, और यहां पे लिखोगे u माइनस g/2 to n - 1, है ना। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि वो लास्ट सेकेंड कौन सा है, 5th सेकेंड है। तो तुमने यहां पे लिखा s nth इज इक्वल टू इनिशियल कितना 50 माइनस 10/2 2 इंटू 5 - 1, 10 - 1 9 इंटू 5 45, देख रहे ऐसे 50 माइनस 45 5 मीटर। तो तुम चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो तुमने बुद्धिमानी लगाई ना बेटा, ये कुछ नहीं, यही है। पर यार इतना भी क्यों करना, इतना भी क्यों करना। लास्ट के सेकंड में जितना हाइट गया होगा अपवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड मोशन के पहले सेकंड में वही तो आया होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। और डाउनवर्ड मोशन वाला पार्ट सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम निकालना चाहें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, शुरू का 1 सेकंड, टाइम कितना 1, सीधा लिखोगे क्या हाफ GT², इनिशियल 0 है इसलिए। तुम यहां पे लिखोगे हाफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, अरे आ गया। अब इतना भी नहीं करना पड़ेगा इतना करने की जरूरत नहीं। अगर मान लो इसी में मैं वैसा बोलता कि लास्ट के 2 सेकंड, तो तुम चाहो तो शुरू का 2 सेकंड निकाल लो, लास्ट का 3 सेकंड तुम चाहो शुरू का 3 सेकंड, सेम चीज है ना। इतना करने की जरूरत नहीं। तुमको मैंने क्या क्या सिखाया है कि अगर किसी पार्टिकल को मैं क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं, तो उनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1:357 इनका होता है, राइट, 1357 का होता है। मैं चाहूं तो इसको 1 के 3 के 5 के 7 के ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट, सबको एक प्रॉपर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये किसमें है फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये है थर्ड सेकंड। ये बताओ बेटा गिरते समय पहले सेकंड में कितना चला है 5 मीटर, मतलब इसकी जगह पे फर्स्ट सेकंड की जगह पे क्या है 5 मीटर। तो अगले में 25 मीटर, अगले में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो रेशियो क्या आता है 5, 15, 25, 35 का। ये अभी भी 1357 को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, पर एक्चुअल कितना है 5, 15, 25, 35, 45 इस तरह से। बस हो गया काम हमारा। हमें पता है कि लास्ट का 1 सेकंड मतलब शुरू का 1 सेकंड 5 मीटर। अगर मैं बोलूं लास्ट के 2 सेकंड तो शुरू का 2 सेकंड, शुरू का 2 सेकंड कितना, मैं बोलूं लास्ट का 3 सेकंड मतलब शुरू का 3 सेकंड। अरे आया समझ में, रेशियो याद रखो। अगर मैं सेम क्वेश्चन बोलता लास्ट के 2 सेकंड तो तुम बोलो शुरू का 2 सेकंड, नीचे आते समय शुरू का 2 सेकंड कितना 5 और 15, अरे आ जाएगा। ऐसे तुम सीधा आंसर दे सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा। तो चीजों को समझोगे किस टाइप से और जल्दी से जल्दी हम आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? इसको लिखो, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। पूरे मोशन को जाके क्या करना है बेटा, सही तरीके से इसको समझना है कि कहां पे क्या हो रहा है, किस तरह से। तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे खुद से। हाँ, जिनको नोट करना है नोट करते रहे, एक क्वेश्चन लिख ले बाकी लोग। क्वेश्चन लिखना है, a particle is dropped from the top of a tower. A particle is dropped from the top of a tower. If it covers 35 meter, if it covers 35 meter in last second, 35 meter in last second, then find the height of the tower.
Then find the height of the tower. करो। इसमें बोला हुआ है कि जो लास्ट सेकंड है उसमें कितना ट्रेवल किया है 35। अगर मुझे ये पता चल जाए कि लास्ट वाला सेकंड कौन सा सेकंड है तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ भाई टोटल इतना टाइम लगा है। मान लो जैसे मैंने बोला कि भाई ये 5वां सेकंड था लास्ट सेकंड, मतलब टोटल 5 सेकंड रहा होगा। अरे टोटल 5 सेकंड रहेगा तभी तो लास्ट वाला सेकंड क्या कहलाएगा 5वां सेकंड। टोटल अगर 10 सेकंड लगा है तो लास्ट सेकंड क्या कहलाएगा 10th, या अगर लास्ट 10th आ रहा है मतलब टोटल टाइम कितना लगा 10 सेकंड, तभी तो वो कहलाएगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि लास्ट वाला सेकंड कौन सा सेकंड था तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल टाइम कितना लगा। तो इसके लिए सिंस ये लास्ट सेकंड मतलब लास्ट 1 सेकंड की बात कर रहा है, मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया क्या एस nth का। मैंने बोला एस nth इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा u प्लस g/2 2n माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। कितना चला है 35 मीटर। यहां पे वैल्यू 10/2 2n माइनस 1, तो 10/2 कितना 5, 35/5 7 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ये इधर आ जाएगा तो 8 और n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, राइट। मतलब ये लास्ट वाला सेकंड क्या सा था 4th सेकंड था, मतलब उसको ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा। तो अब मुझे जानना है कि भाई 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस इन टोटल 4 सेकंड, और फॉर्मूला लिखेंगे क्या ut प्लस हाफ at²। इनिशियल कितना 0, तो मैंने लिखा हाफ 10 4 का स्क्वायर कितना 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 160/2 80 मीटर। अब तुम्हारे लिए ये वाला जो मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि दूसरा मेथड हमारे पास ये हो सकता है। दूसरा मेथड ये हो सकता है, हमें पता है कि जो रेशियो होगा वो 5 15 ऐसे होगा 25। लास्ट वाला सेकंड कितना चला है, लास्ट वाले सेकंड में कितना चला है 35 मीटर। ये 35 मीटर किस में आ रहा है, सीधा दिख जा रहा है। अगर मैं यहां पे रेशियो लिख दूं 5 15 25 35 का, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई लास्ट वाला सेकंड कितना था 35 चला है, मतलब ये 4 सेकंड। अरे यही हुआ ना, तो टोटल 4 सेकंड में कितना चलेगा, आंसर देंगे कितना। इसी तरह से अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि लास्ट वाले सेकंड में 25 मीटर चला है तो टोटल टाइम कितना लगा उसको 3 सेकंड, और टोटल कितना 45। अगर मैं बोलूं लास्ट वाले सेकंड में कितना चला है 15 मीटर, मतलब वो सेकंड कौन सा है, टोटल लगा 2 सेकंड और उसमें कितना 20 मीटर, तब तो आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसा तो तुम तब कर पाओगे जब एग्जैक्टली लास्ट सेकंड में 35 चले। अब जरूरी है कि लास्ट सेकंड में 35 मीटर ही चले। मान लो मैंने इसको ड्रॉप किया और लास्ट सेकंड में चला है 30 मीटर, अब बता फेल हुआ या नहीं हुआ। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि शॉर्टकट या शॉर्टकट के चक्कर के में मैं बहुत फेवरेबल नहीं हूं, बहुत आसानी से इनको फेल किया जा सकता है। हाँ जानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे एप्लीकेबल है बिल्कुल लगाओ। पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पार्टिकल को मैंने क्या किया ड्रॉप किया है, लास्ट सेकंड में 30 मीटर चला है, बताओ हाइट कितनी, कर पाओगे। क्या जरूरी है कि कोई पार्टिकल एग्जैक्टली 5 सेकंड तक गिरे, एग्जैक्टली 4 सेकंड तक गिरे, 4.5 सेकंड नहीं गिर सकता क्या, 3.7 सेकंड नहीं ले सकता क्या, अरे ले सकता है ना। तो लास्ट सेकंड 3.7 सेकंड भी तो हो जाएगा, तो उस टाइम पे सॉल्व इसी से होगा। इसलिए मैंने बोला कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्सेप्ट होता है, सारी चीजें कभी एप्लीकेबल होती कभी एप्लीकेबल नहीं होती। क्लियर है ये, गुड। एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो। From a building of height h, from a building of height h, a particle is thrown vertically downward with velocity u, and it strikes the ground with velocity v1.
and it strikes the ground with velocity v1. From the same height, another particle is thrown vertically upward with same velocity u, and it strikes the ground with velocity v2. Then compare v1 and v2. समझा दे रहा, सेम हाइट से दो पार्टिकल लिया है, एक को u वेलोसिटी से नीचे थ्रो किया, दूसरे को क्या गिरा दे रहा, u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया। ये सीधे नीचे आएगा और v1 से टकराया है, जबकि ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आके v2 से टकराएगा। तुम्हें v1 और v2 को क्या करना है, कंपेयर करना है, कौन ज्यादा कौन कम या दोनों बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है ये, राइट। इसको भी हम क्या करेंगे, कल देखेंगे। और 2 मिनट ध्यान से सुन लो, कल से शुरू करेंगे हम रिलेटिव मोशन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, एक नॉर्मल हम सॉल्व कर लेंगे और दूसरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ध्यान से सुन लो, दो तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक हमें क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व करना है जिसमें हमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि अगला एस्पेक्ट होगा जिसमें हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट आसान नहीं रहेंगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए तो। रीजन ये है कि तुम मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, आंसर राइट, डायरेक्शन गलत निकालने के चांस तुम्हारे बहुत रहेंगे। दोनों ही डायरेक्शन ऑप्शन में रहेंगे, अगर गलत डायरेक्शन निकाला और लगाया तो गड़बड़ होगा। तो जो वेक्टर में बेस्ड क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए तुमको वेक्टर बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। वेक्टर सिखाते समय मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट हम डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में एज वेल एज रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो रिलेटिव मोशन से हम शुरू करने वाले हैं, वो वाला पार्ट आना चाहिए। कौन सा पार्ट? यूनिट वेक्टर के बाद मैंने तुमको एक पार्ट सिखाया है और मैंने तुमको बोला है कि अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग हो तो उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर कोई वैल्यू मेरे पास वेक्टर के फॉर्म में लिखा हो तो उससे मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो तुम्हारा ये वाला पार्ट अगर क्लियर नहीं होगा, अगर तुमने इसको नहीं पढ़ा होगा कि कैसे हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंबाइन करके वेक्टर के फॉर्म में, और अगर वेक्टर दिया है तो कैसे उससे मैग्नीट्यूड अलग करना और डायरेक्शन अलग करना है, अगर ये नहीं आएगा तो कल का लेक्चर का सेकंड पार्ट तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वेक्टर का ये पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। इट गोज विदाउट सेइंग कि बेसिक मैथ्स का काम ही यही है कि पूरे जगह पे आएगा। ये बेसिक मैथ्स बोला ही जाता है, बेसिक बोला ही जा रहा है क्योंकि हर जगह पे आएगा और इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अगर तुमने सोच रखा है कि बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे तब तो हो गया। फिर तो जिन्होंने लोग पढ़े, जिनको ऐसा लग रहा है कि मिस हो गया है, इतना पार्ट फिर से रिवाइज करके अच्छे तरीके से आना है कि कैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से हमें वेक्टर बनाना है और वेक्टर के फॉर्म से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट अपन कंटिन्यू करेंगे क्या कल। चलो, थैंक यू।